नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो ये कि सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, ये सब दुनिया भर में जो संघर्ष चल रहे हैं, उन्हें कैसे प्रभावित कर रहा है। जी हाँ, ये आजकल बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। जानकारी कैसे फैलती है, लोगों की सोच कैसे बदलती है और जमीन पर असल में क्या असर पड़ता है, ये सब जुड़ा हुआ है। हमने इसके लिए काफी रिसर्च की है, जी। कई रिपोर्ट्स देखी, कुछ एकेडमिक स्टडीज पढ़ी, अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स का विश्लेषण भी देखा। मतलब जमीनी हकीकत से लेकर एक्सपर्ट एनालिसिस तक। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही है कि हम इस पूरे कह सकते हैं इकोसिस्टम को समझें। सोशल मीडिया संघर्षों में क्या रोल निभा रहा है। एक तरफ तो ये जानकारी फैलाने, लोगों को जोड़ने, यहाँ तक कि शांति बनाने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म गलत सूचना, समाज में ध्रुवीकरण और यहाँ तक कि हिंसा को भी बढ़ावा दे सकता है। तो इसके दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं कि जानकारी फैलती कैसे है। मतलब वो रफ्तार, जैसे ईरान में मासा अमीनी की मौत के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए, या उससे भी पहले 2010 का अरब स्प्रिंग। सोशल मीडिया ने पारंपरिक मीडिया का इंतजार नहीं किया, खबरें तुरंत फैलीं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहले सरकारी मीडिया या कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स ही जानकारी का स्रोत होते थे, जिन पर अक्सर नियंत्रण होता था। अरब स्प्रिंग में, खासकर ट्यूनीशिया और मिस्र में, ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को एक तरह से बाईपास करने का मौका दिया। वो सीधे एक दूसरे से बात कर पाए, विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर पाए। अच्छा, मतलब सरकार के कंट्रोल वाला जो मीडिया था, उससे वो एक तरह से लांग गए। बिल्कुल। और इससे न सिर्फ जानकारी फैली, बल्कि उन लोगों की आवाजें भी सामने आईं जो हाशिए पर थे, जिनकी बात मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती थी। इससे संघर्ष की एक ज्यादा कह सकते हैं पूरी तस्वीर उभर कर आई, है ना? अलग-अलग नजरिए सामने आए। हाँ, बिल्कुल। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिले। लेकिन ये सिर्फ खबरें फैलाने तक ही सीमित नहीं रहा। अब तो सबूत जुटाने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, मैं वहीं आ रही थी। ये यूक्रेन युद्ध को कुछ लोग पहली ट्विटर वॉर भी कह रहे हैं, और एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये क्या चीज है? क्या आम लोग जासूसी कर रहे हैं? हाँ, जासूसी तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, कुछ हद तक ये सही है। OSINT का मतलब है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसमें आम नागरिक, पत्रकार, शोधकर्ता, कोई भी, वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स, टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स, पब्लिकली अवेलेबल सैटेलाइट तस्वीरें, इन सब को मिलाकर वो विश्लेषण करते हैं। यूक्रेन में हमने देखा कि कैसे लोगों ने ट्विटर पर टैंकों की मूवमेंट ट्रैक की, कौन से हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी पहचान की। कई बार तो युद्ध अपराधों के शुरुआती सबूत भी यहीं से मिले। अरे वाह, ये तो बहुत मतलब एक नई चीज है बिल्कुल। हाँ, और ये सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। हाल ही में जब गज्जा में लड़ाई चल रही थी, तब इजराइल ने दावा किया कि एक अस्पताल के नीचे हमास की सुरंग है। तो कुछ ओएसएंट एनालिस्ट्स ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बिल्डिंग प्लान्स और सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके उस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आम नागरिक या छोटे समूह भी सरकारों या बड़ी संस्थाओं के दावों को चुनौती दे सकते हैं, सबूतों के आधार पर। हाँ, ये मुमकिन हुआ है। ये जानकारी को एक तरह से डेमोक्रेटाइज करता है, पावर बैलेंस को थोड़ा शिफ्ट करता है। पर इसमें एक बड़ा सवाल है, क्या इस तरह से जुटाई गई जानकारी हमेशा भरोसेमंद होती है? वेरिफिकेशन का क्या? यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, वेरिफिकेशन। जानकारी की पुष्टि करना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब संघर्ष चल रहा हो और हर तरफ से प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी, वो भी यूक्रेन और गज्जा जैसी जांचों में सोशल मीडिया कंटेंट का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, वो इसे सबूत मानते हैं। वो इसे जांच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसे कोर्ट में पुख्ता सबूत के तौर पर पेश करने के लिए बहुत मजबूत वेरिफिकेशन और प्रमाणीकरण की जरूरत होती है। और जैसा आपने कहा, संघर्ष के माहौल में गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। एक सीबीएस न्यूज का विश्लेषण था जिसने पाया कि गजा से आने वाले सिर्फ 10% वीडियोज ही वो वेरीफाई कर पाए थे, बाकी का पता नहीं। सिर्फ 10%? ये तो बहुत कम है। मतलब ज्यादातर चीजें जो हम देख रहे होते हैं वो शायद वेरीफाइड ना हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो जहां ओएसआईएंट एक ताकतवर टूल है, वहीं इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। चलिए, जानकारी और सबूत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलनों को खड़ा करने में सोशल मीडिया की भूमिका, ये भी हमने देखी है। बिल्कुल। मोल्दोवा में 2009 में, फिर मिस्र और ट्यूनीशिया 2011 में,
कई जगहों पर जहां सरकारें दमनकारी थीं, वहां लोगों ने मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने, लोकतंत्र की मांग करने और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। ये एक तरह से ऑर्गेनाइज करने का, लामबंदी का जरिया बन गया है। हाँ, और सिर्फ विरोध के लिए ही नहीं, कुछ सकारात्मक पहले भी हुई हैं, जैसे शांति बनाने की कोशिशें। युगांडा में एक संगठन है JRP युगांडा। उन्होंने #Let'sTalkUganda नाम से एक अभियान चलाया ताकि समुदायों के बीच संवाद बढ़े, गलतफहमियां दूर हों। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, या जैसे इथियोपिया में इथियोपिया चेक जैसी फैक्ट चेकिंग पहलें हैं, जो संघर्ष के दौरान फैलने वाली गलत सूचनाओं का खंडन करती हैं। ये कोशिशें दिखाती हैं कि अगर सही इरादे से इस्तेमाल किया जाए, तो ये जोड़ने का भी काम कर सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा है, शायद ज्यादा भयावह। गलत सूचना, प्रोपेगेंडा और ध्रुवीकरण। म्यांमार का उदाहरण हमेशा सामने आता है। रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने में फेसबुक पोस्ट्स का भयानक रोल था। जी हाँ, वो एक बहुत ही दुखद और डरावना उदाहरण है कि कैसे नफरत भरे भाषण और गलत जानकारी समुदायों को तोड़ सकती हैं और असल दुनिया में हिंसा को जन्म दे सकती हैं। ये नफरत फैलती कैसे इतनी तेजी से? क्या इसमें प्लेटफॉर्म्स का भी कोई रोल है? हाँ, इसमें प्लेटफॉर्म्स के अपने डिज़ाइन, उनके एल्गोरिदम्स का बहुत बड़ा हाथ है। ये एल्गोरिदम अक्सर ऐसी सामग्री को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं जो सनसनीखेज हो, जो लोगों में गुस्सा, डर या तीव्र भावनाएं जगाए। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि ऐसी सामग्री से एंगेजमेंट बढ़ता है। लोग उस पर ज़्यादा क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और ज़्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर टिके रहते हैं। और प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल इसी एंगेजमेंट पर आधारित है। मतलब उन्हें इससे फायदा होता है, भले ही वो कंटेंट विभाजनकारी या नुकसानदेह हो। एग्जैक्टली। इसका नतीजा यही होता है कि अक्सर एक्सट्रीम व्यूज, विभाजनकारी बातें, यहां तक कि नफरत फैलाने वाली चीजें भी ज्यादा फैलती हैं। जैसे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान टिकटॉक पर देखा गया कि #StandWithPalestine वाले हैशटैग को #StandWithIsrael वाले हैशटैग से कहीं ज्यादा व्यूज मिले। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एल्गोरिदम का एंगेजमेंट बायस भी एक फैक्टर हो सकता है। और इससे वो इको चेम्बर वाली बात भी होती है ना, कि हमें सिर्फ वही चीजें दिखती हैं जो हमारे विचारों से मिलती जुलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो उसे लगता है कि हम देखना चाहेंगे। तो धीरे धीरे हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां हमें सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई देती है और जो हमसे अलग सोचते हैं उनकी बातें हम तक पहुंचती ही नहीं। इससे समाज और ज्यादा बढ़ जाता है। और सरकारें, क्या वो भी इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं? हमने ट्रोल फार्म और बॉट्स के बारे में सुना है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। कई देशों की सरकारें या उनसे जुड़े समूह बाकायदा संगठित तरीके से ट्रोल फार्म चलाते हैं। ये क्या होते हैं ट्रोल फार्म? ये ऐसे लोगों के समूह होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि वो सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव फैलाएं, किसी विचार का समर्थन करें या विरोध करें, या किसी व्यक्ति या समूह को निशाना बनाएं। और बॉट्स यानी ऑटोमेटेड अकाउंट्स का इस्तेमाल करके वो किसी मैसेज को बहुत तेजी से फैला सकते हैं। ऐसा दिखा सकते हैं कि किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा समर्थन या विरोध है, जबकि असल में वो नकली होता है। अच्छा, मतलब ये जनमत को मैनिपुलेट करने का तरीका है। हाँ, जनमत को प्रभावित करना, विरोध की आवाजों को दबाना, गलत सूचना फैलाना। रूस, वेनेजुएला और भी कई देशों पर इस तरह की गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। ये तो बहुत खतरनाक है। इसका लोगों की सोच पर, उनकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता होगा? बहुत गहरा असर पड़ता है। सोशल मीडिया भावनाएं बहुत तेजी से फैलाता है। गुस्सा, डर, नफरत, आक्रोश। चरमपंथी समूह इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें कट्टर बनाते हैं और भर्ती करते हैं। संघर्षों को अक्सर बहुत भावनात्मक रूप से चार्ज करके हम बनाम वो की एक सीधी साधी लड़ाई की तरह पेश किया जाता है। हाँ, वो ग्रे एरिया खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार संघर्ष की ग्राफिक तस्वीरें देखना, खून खराबा देखना, नफरत भरे कमेंट्स पढ़ना, ये सब लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। ट्रॉमा पैदा कर सकता है। तो ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है कि लोगों को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। दूसरी तरफ इस आज़ादी का इस्तेमाल नफरत फैलाने, हिंसा भड़काने और लोगों को गुमराह करने के लिए हो रहा है। ये संतुलन कैसे बने? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। संतुलन बनाना बेहद मुश्किल है। कहाँ लाइन खींची जाए कि क्या हानिकारक कंटेंट है जिसे हटाना जरूरी है और क्या सिर्फ एक अलग नजरिया है जिसे सेंसर नहीं किया जाना चाहिए। टेक कंपनियों की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? क्या वो काफी कर रही हैं?
ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टेक कंपनियों को और ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। उन्हें कंटेंट मॉडरेशन में ज्यादा निवेश करना होगा। और सिर्फ अंग्रेजी या ग्लोबल नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें स्थानीय भाषाओं, स्थानीय संदर्भों को समझने वाले मॉडरेटर्स की जरूरत है। हर जगह की स्थिति अलग होती है। हाँ, ये बात तो सही है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पारदर्शिता भी बहुत अहम है। उनके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, वो किस कंटेंट को प्रमोट करते हैं, किसे दबाते हैं और क्यों, ये जानकारी पब्लिक होनी चाहिए। अभी ये सब एक ब्लैक बॉक्स जैसा है। और हम लोग यानी यूजर्स, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये सीखने की जरूरत है कि ऑनलाइन मिली जानकारी को कैसे परखें, कैसे पहचानें कि कोई खबर सच्ची है या झूठी, किसी तस्वीर या वीडियो से छेड़छाड़ तो नहीं की गई, सोर्स क्या है। मतलब हमें ज्यादा क्रिटिकल कंज्यूमर बनना होगा इन्फॉर्मेशन का। हाँ बिल्कुल, आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सवाल पूछना सीखना होगा और गलत जानकारी को आगे बढ़ाने से बचना होगा। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि सोशल मीडिया ने संघर्षों के पूरे लैंडस्केप को बदल दिया है। ये कोई सीधी सादी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद शक्तिशाली और जटिल शक्ति है। इसमें जागरूकता फैलाना, दबे हुए सच को सामने लाने और लोगों को जवाबदेह बनाने की अभूतपूर्व क्षमता है। हाँ, जैसे OSINT या आंदोलनों की बात हमने की। लेकिन साथ ही इसमें गलत सूचना फैलाने, समाज को बांटने, नफरत भड़काने और वास्तविक दुनिया में हिंसा को जन्म देने के गंभीर खतरे भी मौजूद हैं। ये वाकई एक दोधारी तलवार है और शायद उससे भी ज्यादा पेचीदा। सही कहा। अब सवाल ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल अच्छा है या बुरा, क्योंकि ये तो हो ही रहा है। सवाल ये है कि हम एक समाज के तौर पर इस डिजिटल युग में सूचना के इस विशाल तूफानी समुद्र को जिम्मेदारी से कैसे नेविगेट करें। ये सोचने वाली बात है। व्यक्तियों की क्या भूमिका है, प्लेटफॉर्म्स की क्या जिम्मेदारी है, सरकारों को क्या करना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सोशल मीडिया शांति भंग करने वाला हथियार ना बने, बल्कि शांति स्थापित करने में एक मददगार शक्ति साबित हो। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। खैर, आज की इस गहरी पड़ताल में इतना ही।